नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट टेक्निकल हेल्पर सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस डीसी मोटर की तीसरी लर्निंग वीडियो में आज जानते हैं बैक ईएमएफ की कंसेप्ट, डीसी मोटर की स्पीड का रिलेशन और स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिसमें हम अलग अलग डीसी मोटरों की एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। शुरू करते हैं। एक सरल लेकिन परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पूछा गया है कि एक डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, और हमें ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमें पता है एक डीसी मोटर जब रनिंग कंडीशन में होती है तो उसके रोटर में एक सेल्फ जनरेटिंग एक्शन से बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को करंट से रोकने का काम करता है, और ये बैक ईएमएफ पोल की संख्या, एक पोल के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, घूर्णन की गति, वाइंडिंग में चालकों की संख्या और समांतर पथों के साथ ये संबंध P/N/Z/60A रखता है। यहाँ अगर किसी दी हुई संरचना के लिए P, Z और A नियतांक हो तो बैक ईएमएफ एक पोल के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और घूर्णन की गति N के गुणनफल के समानुपाती है, और इस संबंध से हम स्पीड का रिलेशन बैक ईएमएफ में फ्लक्स का भाग देके ज्ञात कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक डीसी मोटर में घूर्णन गति बैक ईएमएफ और चुंबकीय ध्रुवों के कार्यकारी फ्लक्स के अनुपात के समानुपाती है, और समानुपाती संबंध को बराबर का संबंध बनाने वाले स्थिरांक K का इस्तेमाल करके ये पहला विकल्प हमारी सही उत्तर हो जाएगी। आज का दूसरा प्रश्न भी एक सरल प्रश्न प्रारूप है। एक डीसी शंट मोटर में घूमने की दिशा, घूर्णन दिशा को उल्टा करने के लिए मोटर में क्या बदलना होगा? तो हमें मालूम है कि एक डीसी मोटर में जो घूर्णन दिशा तय करने वाला बल आघूर्ण है वो आर्मेचर की धारा और ध्रुवों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती है, और इस गुणनफल का अगर मान विपरीत करना हो, घूर्णन की दिशा विपरीत करनी हो, तो आर्मेचर की धारा या चुंबकीय फ्लक्स में से किसी एक को अगर हम उल्टा कर देंगे तो घूर्णन की दिशा बलाघूर्ण की दिशा उल्टी होने पे उल्टी हो जाएगी। यहाँ अगर हम विकल्प देखें, अगर हम सप्लाई के टर्मिनल आपस में उलट देते हैं तो आर्मेचर की धारा जो अभी नीले तीर की दिशा में है वो उल्टी दिशा में हो जाएगी, और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाली धारा भी उल्टी हो जाएगी, और जब धारा और फ्लक्स दोनों उल्टे हो जाएंगे तो भी घूर्णन की दिशा पूर्ववत रहेगी। तो आपूर्ति के सिरे उल्टा करने से घूर्णन दिशा उल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा इनके सिरे उल्टे करके उल्टी कर देते हैं तो निश्चित है फ्लक्स उल्टी दिशा में उन्हीं चालक धाराओं पे उल्टा बल बना के घूर्णन की दिशा को उल्टा कर देगा। वहीं इस सी विकल्प को अगर देखें तो अगर हम आर्मेचर की धारा को उल्टा कर देंगे और फ्लक्स पूर्ववत दिशा में ही रहेगा तो उल्टी दिशा के धारावाही चालक उसी फ्लक्स में उल्टे बल और बल आघूर्ण अनुभव करके घूर्णन की दिशा को उल्टा कर देंगे। तो केवल बी ऑप्शन से या केवल सी ऑप्शन से हम घूर्णन की दिशा बदल सकते हैं, और अगर हम यहाँ डी विकल्प देखें, केवल बी क्षेत्र के सिरों को उल्टा करके या सी केवल आर्मेचर के सिरों को उल्टा करके एक डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा को उल्टा किया जा सकता है। यहाँ बी और सी दोनों सही विकल्प हैं, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पूछ रहा है कि अगर एक डीसी मोटर की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक डीसी मोटर की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जावे तो उसके विद्युत वाहक बल और आर्मेचर धारा के साथ क्या होगा? तो हमें पता है कि एक डीसी मोटर में जो स्वजनित्र क्रिया से विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो सप्लाई वोल्टेज को आर्मेचर में धारा भेजने से रोकता है, वो किसी नियत फ्लक्स मान पे घूर्णन गति के समानुपाती है, और अगर मोटर की गति बढ़ेगी तो निश्चित है मोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, और अगर एक मोटर में विद्युत वाहक बल बढ़ता है तो आपूर्ति विभव और विद्युत वाहक बल का ये जो अंतर है वो कम हो जाएगा, और आर्मेचर के रेजिस्टेंस में इस अंतर के द्वारा उत्पन्न धारा कम हो जाएगी। तो अगर डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो जो बैक ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, वो तो बढ़ेगा और आर्मेचर की धारा घट जाएगी। अगर यही मोटर को हम शुरू करने की स्थितियों में होंगे तो शुरुआत में जब घूर्णन गति नहीं हो रही होगी उस समय बैक ईएमएफ 0 न्यूनतम होगा, और पूरी सप्लाई वोल्टेज अल्प आर्मेचर रेजिस्टेंस पे शुरुआती धारा अत्यधिक ज्यादा बनाएगी। तो एक डीसी मोटर में गति बढ़ने पे बैक ईएमएफ बढ़ता है और आर्मेचर धारा घटती है।
चौथा प्रश्न वस्तुतः दो प्रश्नों का योग है और पूछ रहा है कि एक 220 वोल्ट की डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो और आर्मेचर में धारा 20 एम्पियर हो, तो अगर ये मशीन जनरेटर के तौर पे काम करे और एक दूसरे रूप में यही मशीन मोटर के रूप में कार्य करे, तो दोनों जनरेटर और मोटर की स्थितियों में घूमते हुए आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा। तो हमें पता है कि जब एक डीसी मशीन जनरेटर के रूप में काम करती है तो एक बाह्य यांत्रिक प्राइम मूवर द्वारा इसे घूर्णन गति दी जाती है और घूमते हुए चालकों में बदलता हुआ फ्लक्स जुड़ाव होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही आंतरिक प्रेरित विद्युत वाहक बल जब बाह्य परिपथ में धारा भेजता है, भार के अक्रॉस जो सिरों की विभव आती है वो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में विभव पात को घटाने से आएगी। या हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर के रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से होने वाले विभव पात को अगर हम जोड़ लें तो एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा और ये 220 वोल्ट डीसी मशीन के सिरों का विभव है। और अगर ये जनरेटर आधा ओम के आर्मेचर प्रतिरोध में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है तो आर्मेचर के प्रतिरोध में 20 एम्पियर लोड के साथ 10 वोल्ट का विभवांतर होगा और सिरों के विभव 220 में 10 वोल्ट अगर जोड़ दें, एक जनरेटर के केस में आर्मेचर का प्रेरित विद्युत वाहक बल 230 वोल्ट होगा। वहीं अगर ये मोटर है और इसे बाहर से विद्युत आपूर्ति दी गई है तो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करके घूर्णन गति करते हैं और घूर्णन करते हुए आर्मेचर चालकों में एक स्वजनित्र क्रिया से प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो उत्पन्न होता है और ये विरोधी विद्युत वाहक बल सप्लाई के विरुद्ध में धारा नियंत्रण का कार्य करता है और सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अंतर आर्मेचर के प्रतिरोध में धारा का प्रवाह करता है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज में आर्मेचर के प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाह से जो विभव पात होता है उसे अगर घटा दें तो हमें बैक ईएमएफ की वैल्यू पता लग जाएगी और इस मशीन में सिरों पे 220 वोल्ट विभव लगाने पे आधा ओम के प्रतिरोध में 20 एम्पियर आर्मेचर धारा से 10 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है तो बैक ईएमएफ 210 वोल्ट होगा। तो मोटर के केस में 210 वोल्ट बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से कम है और जनरेटर के केस में 230 प्रेरित विद्युत वाहक बल सिरों के विभव 220 वोल्ट से ज्यादा है और दोनों ही केस में ये जो अंतर है वो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप है। आज का पांचवा एक बेहतरीन परीक्षा प्रश्न हो सकता है। एक 200 वोल्ट की 10 किलोवाट शक्ति की डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है। अगर इसे बिना किसी स्टार्टर के प्रवर्तक के सीधे सप्लाई से जोड़कर चलाया जाए तो आर्मेचर धारा का लगभग मान क्या होगा। तो एक मोटर में पावर वोल्टेज और लोड करंट या लाइन करंट का गुणा होता है और 10 किलोवाट में अगर 200 वोल्ट का हम भाग दें तो ये जो 50 एम्पियर धारा है वो इस मोटर की पूर्ण भार धारा कहलाई जा सकती है। लेकिन एक सामान्य रनिंग मोटर में सप्लाई वोल्टेज के विरुद्ध एक बैक ईएमएफ काम करता है और दोनों का डिफरेंस आर्मेचर में ये जो भार धारा 50 एम्पियर है वो पूर्ण भार धारा में रनिंग कंडीशन में पैदा करता है। लेकिन अगर इसी मोटर को शुरू किया जाएगा तो ये जो बैक ईएमएफ P5NZ/60A स्पीड के अनुपात में होता है वो शुरुआत में रुकी हुई मोटर में 0 होगा और ऐसी स्थितियों में पूरी सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट इस छोटे से 0.2 ओम प्रतिरोध में 1000 एम्पियर की धारा, ये डी हमारा सही ऑप्शन बना देगी। ध्यान रहे स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का 5 गुना या 10 गुना नहीं होगा, वो V/RA होगा अगर हम स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सामान्यतः ये फुल लोड करंट का 20 गुना हो सकता है जैसे इस केस में। और ऐसी स्थिति में मोटर शुरुआती उच्च धारा के कारण अपने आर्मेचर को नष्ट ना करे, इसलिए शुरुआती धारा को नियंत्रित करने के लिए एक स्टार्टर में हम आर्मेचर के इस रेजिस्टेंस के साथ शुरू में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं ताकि शुरुआती धारा को नियंत्रित किया जा सके। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी शंट मोटर जिसमें आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है और फील्ड वाइंडिंग में कम धारा के कारण पतले काट क्षेत्रफल के फेरे होते हैं और एमएमएफ बनाने के लिए फेरों की संख्या ज्यादा ली जाती है और इसे सप्लाई के साथ सीधा समांतर में जोड़ देते हैं तो इसे हम विभव उत्तेजन कुंडली भी कहते हैं। तो ऐसी शंट मोटर को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है। तो
ध्यान रहे, कार्य के दौरान आर्मेचर गति के अनुसार बैक ईएमएफ बनाता है और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के साथ आर्मेचर की धारा या मोटर की धारा चयन करता है। तो ये मोटर अलग अलग भार स्थितियों में अलग अलग धारा लेती है। ये किसी भी हालत में बी विकल्प के अनुसार नियत धारा की मोटर नहीं है, नियत शक्ति की मोटर नहीं है और इस मोटर को एक निर्धारित रेटेड वोल्टेज पे चलाते हैं। तो अक्सर ये मोटरें कांस्टेंट वोल्टेज की मोटरें होती हैं और जब कांस्टेंट वोल्टेज एक फील्ड वाइंडिंग के कांस्टेंट रेजिस्टेंस को दिया जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में एक नियत धारा फील्ड वाइंडिंग के फेरों में एमएमएफ बनाकर एक नियत फ्लक्स बनाती है और मोटर नो लोड से फुल लोड के बीच में आर्मेचर की धारा या अपनी शक्तियां तो बदलेगी लेकिन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स लगभग नियत रहता है। तो इस मोटर को हम कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कह सकते हैं और ऐसी मोटर सप्लाई वोल्टेज बदल भी दें हम तब भी लगभग कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। तो हम डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ए नियत फ्लक्स की मोटर शंट मोटर को कहा जा सकता है, सही विकल्प है। 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक डीसी शंट मोटर में अगर सामान्य गति से कम गति पर गति का नियंत्रण करना है तो वो किस विधि से प्राप्त होती है। तो हमें मालूम है कि एक डीसी शंट मोटर में गति का मान उसके आर्मेचर में उत्पन्न बैक ईएमएफ और फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के अनुपात के अनुसार स्पीडी हाईलाइट रिलेशन के अनुसार दिया जाता है। हम एक मोटर को जिस सप्लाई वोल्टेज से चलाते हैं उसमें कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस की आंतरिक ड्रॉप को घटाने के बाद बैक ईएमएफ आ जाता है। तो बैक ईएमएफ का मान मोटर के सिरों पर अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर करता है और फील्ड फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली धारा पर निर्भर करता है। हम मोटर को निर्धारित वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पे या निर्धारित फील्ड करंट से ज्यादा फील्ड करंट पे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स को बढ़ाना निर्धारित रेटेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे चलाना संभव नहीं है, लेकिन हम इन्हें घटा सकते हैं। और अगर हम आर्मेचर के साथ श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध लगा देते हैं और आर्मेचर धारा आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर लगा है जिसे हम बदल सकते हैं उसमें विभवपात परिवर्ती रूप से करती है तो बैक ईएमएफ को बदला जा सकता है। इस बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से विभवपात को बढ़ा के बैक ईएमएफ को घटा के हम मोटर की गति को घटा सकते हैं और इस तरह से आर्मेचर परिपथ में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को बढ़ाकर मोटर की गति को घटाना आर्मेचर नियंत्रण विधि कहलाती है। हालांकि इस विधि में इस अतिरिक्त प्रतिरोध में धारा प्रवाह से जो शक्ति क्षति होती है वो हमारी ओवरऑल दक्षता को घटा देती है, इसलिए इस तरह की विधि को ऊर्जा कुशल नहीं माना जाता है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, क्षेत्र नियंत्रण मेथड में हम फ्लक्स को अगर बढ़ाते तो गति घट सकती थी, लेकिन निर्धारित फ्लक्स से ज्यादा फ्लक्स पे डीसी शंट मोटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, तो फ्लक्स को बढ़ाकर गति घटाना संभव नहीं है। इसलिए क्षेत्र नियंत्रण विधि गति को बढ़ाने के तो काम आ सकती है, वो निर्धारित सामान्य गति से अधिक गतियों पे नियंत्रण के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम गति पे नियंत्रण के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम अप्लाइड वोल्टेज को बदलते हैं तो बैक ईएमएफ और मोटर का कार्यकारी फ्लक्स एक अनुपात में बदलते हैं और गति अपरिवर्तित रहती है। तो एक डीसी शंट मोटर में वोल्टेज नियंत्रण विधि करने पर भी गति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ सी हमारा सही ऑप्शन हो गया है। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी शंट मोटर में सामान्य निर्धारित गति से अधिक गति पर नियंत्रण किस विधि से प्राप्त होती है। तो हमें पता है कि एक डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति उसमें बैक ईएमएफ और फील्ड फ्लक्स के अनुपात के अनुसार दी जाती है और हम बैक ईएमएफ को बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है और एक मोटर को निर्धारित से अधिक वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं कर सकते, बैक ईएमएफ को बढ़ा नहीं सकते। तो इस आर्मेचर नियंत्रण विधि से निर्धारित से अधिक गति प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि हम आर्मेचर के श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध लगा के निर्धारित से कम गतियों पर नियंत्रण तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फील्ड फ्लक्स को घटाते हैं तो निश्चित है इससे हमारी मोटर की गति निर्धारित से भी अधिक प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए हमें फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में एक अतिरिक्त परिवर्ती प्रतिरोध लगाना होगा और जब हम इस अतिरिक्त प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कम हो जाएगा, कम धारा से कम फ्लक्स बनेगा और कम फ्लक्स से मोटर की गति को बढ़ाया जा सकता है। तो हम इस अतिरिक्त प्रतिरोध को बढ़ा के फील्ड फ्लक्स को घटा के स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इस विधि को हम फील्ड कंट्रोल मेथड कहते हैं। इस विधि के दौरान जब मोटर की गति बढ़ती है और फील्ड फ्लक्स घटता है तो मोटर के द्वारा जो अधिकतम आघूर्ण बनाने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है और बलागुण और गति का गुणा जो शक्ति है उसका मान नियत रहता है। इसलिए हम फील्ड कंट्रोल मेथड को कांस्टेंट पावर कंट्रोल भी कहते हैं।
वहीं जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, जिसमें हम सामान्य से कम गतियों पर गति नियंत्रण करते हैं, उसे कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल भी कहते हैं। तो आर्मेचर कंट्रोल कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल है, इसमें मोटर के द्वारा अधिकतम बल आघूर्ण बनाने की क्षमता नियत रहती है। वहीं सामान्य से अधिक गति के नियंत्रण को हम फील्ड कंट्रोल मेथड कहते हैं, और फील्ड कंट्रोल मेथड कांस्टेंट पावर कंट्रोल मेथड भी है। 9वां प्रश्न में पूछा गया है कि एक डीसी मोटर की नॉर्मल रेटेड निर्धारित सामान्य गति से ऊपर की गतियां और नीचे की दोनों प्रकार की गतियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की गति नियंत्रण विधि को लागू करते हैं। तो इस क्रिया के लिए हम वॉर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इस हेतु जिस मोटर की गति को परिवर्तित करना होता है, उसकी संगत शक्ति क्षमता की 2 और डीसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक मशीन को डीसी जनरेटर के तौर पे और एक को वर्किंग प्राइम मूवर डीसी मोटर के तौर पे यूज किया जाता है, और इस डीसी मोटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फील्ड फ्लक्स बनाकर रेटेड स्पीड पर चलाया जाता है, और नियत गति से रेटेड स्पीड से चलने वाले जनरेटर के आर्मेचर को एक सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग में फील्ड रेगुलेटर को बदलकर फील्ड करंट और फील्ड फ्लक्स बदलकर परिवर्ती वोल्टेज उत्पन्न की जाती है। हम इस वोल्टेज की पोलैरिटी को फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन की डायरेक्शन और फील्ड फ्लक्स को बदल भी सकते हैं। तो यहाँ हमें परिवर्ती मान और परिवर्ती ध्रुवता की वोल्टेज जो प्राप्त हो रही है डीसी जनरेटर से, उसे उस मोटर को दिया जाता है जिसकी स्पीड को परिवर्तित करना है, और आर्मेचर कंट्रोल मेथड से परिवर्ती वोल्टेज देके हम निर्धारित से कम गतियां पे गति नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर इस मोटर की गति को निर्धारित से उच्च गतियों पे नियंत्रण करना है, तो इसके फील्ड परिपथ में जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है उससे फील्ड कंट्रोल मेथड से निर्धारित से उच्च गतियां प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस मोटर में निर्धारित से कम और निर्धारित से अधिक दोनों प्रकार की गतियों का नियंत्रण कर सकते हैं, और अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी बदल के मोटर को उल्टी दिशा में भी चलाकर गति नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये दोनों दिशाओं में निर्धारित से कम और अधिक गतियों का नियंत्रण वॉर्ड लियोनार्ड मेथड हमें प्रदान कर देगा। लेकिन इस मेथड में हमें एक मोटर चलाने के लिए 2 एक्स्ट्रा मशीनों की आवश्यकता होती है, जो अधिक जगह घेरेंगी, जिनमें लागत बढ़ जाएगी और सभी के संयुक्त क्षतियां ओवरऑल एफिशिएंसी को भी घटा देगी। तो आधुनिक रूप में गति नियंत्रण होने वाली मोटर को वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए मोटर जनरेटर सेट की बजाय एक SCR आधारित इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, और एक 3 फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर से 3 फेज AC इनपुट देकर हम एक वेरिएबल DC जैसा मोटर जनरेटर सेट दे रहा था वैसी मोटर के आर्मेचर को दे सकते हैं, और फील्ड एक्साइटेशन को एक दूसरे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से परिवर्ती बना सकते हैं। और इस तरह से हम निर्धारित से कम गतियां आर्मेचर कंट्रोल मेथड से और निर्धारित से उच्च गतियों का नियंत्रण फील्ड कंट्रोल मेथड से कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को स्वचालित बनाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए हम आर्मेचर परिपथ की धारा का और आर्मेचर की गति का फीडबैक एक कंट्रोल सर्किट को दे सकते हैं, जो SCR की फायरिंग डिले एंगल को कंट्रोल करके वोल्टेज को नियंत्रित करके मनचाही गतियों को स्वचालित तरीके से निर्धारित कर सकता है। तो ये एक वॉर्ड लियोनार्ड मेथड का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मेथड रूप हो गया है। तो निर्धारित से ऊपर और नीचे दोनों तरह की गतियों को नियंत्रित करने के लिए और दोनों दिशाओं में मोटर के चालन के लिए हम वॉर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण मेथड इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, फील्ड कंट्रोल मेथड से हम केवल निर्धारित से उच्च गतियों पर गति नियंत्रण कर सकते हैं, जो कांस्टेंट पावर कंट्रोल है, और आर्मेचर कंट्रोल मेथड से हम निर्धारित से कम गतियों पे नियंत्रण कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल है। वॉर्ड लियोनार्ड मेथड में इन दोनों को एक साथ सम्मिलित किया जा सकता है और निर्धारित से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को नियंत्रित किया जा सकता है। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि घरों में हम जो मिक्सी इस्तेमाल करते हैं, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, उस खाद्य मिश्रण मोटर में, फूड मिक्सचर मोटर में किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक मिक्सी या जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर में हम DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये DC सीरीज मोटर जब प्रत्यावर्ती आपूर्ति के साथ चलाई जाती है तो इसके योक और कोर को विशेष रूप से पटलित सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, और DC सीरीज मोटर को जो AC और DC दोनों सप्लाई पे काम करेगी यूनिवर्सल मोटर भी कहा जाता है।
इस मोटर में गति नियंत्रण के लिए हम फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम मशीन को इस नीली टेपिंग के साथ कम फील्ड वाइंडिंग के टर्न के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो फील्ड फ्लक्स का मान कम होगा और मोटर अधिक स्पीड पे चलेगी। और जब हम लाल टेपिंग के साथ पूरे फील्ड टर्न्स के साथ अधिक फील्ड फ्लक्स के साथ काम करेंगे तो मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड कम होगी। तो हम जब इस तरह की फूड मिक्सचर मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले से लाल टेपिंग पे कम गति और अधिक बलागुण क्षमता के साथ चलाते हैं, और जब हमें बलागुण आवश्यकताएं कम रह जाती हैं और गतियों को बढ़ाना तेजी से कार्य को पूरा करने के लिए अगर जरूरी हो तो हम इसे मध्यम स्पीड पे पीली टेपिंग पे या अधिक स्पीड पे इस नीले टेप्ड कनेक्शन पे मिनिमम टर्न्स के साथ चला सकते हैं, और इस तरह से गति नियंत्रण को हम क्षेत्र कुंडली में टेपिंग मेथड कहते हैं। एक जटिल परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। अचानक अगर भारी लोड लगाया जाना हो तो इस प्रकार की एप्लीकेशन के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऐसी सडन एक्सेसिव लोडिंग वाली डीसी मोटर एप्लीकेशंस में हम कम्युलेटिव कंपाउंड संचयी संयुक्त मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आर्मेचर के साथ D1 D2 टर्मिनल में लगी हुई सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार और कम फेरों की बनाते हैं, और सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में जो पतले तार और ज्यादा फेरों की E1 और E2 के बीच में शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका भी इस्तेमाल वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए किया जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया में मुख्य कार्यकारी फ्लक्स तो शंट फील्ड वाइंडिंग बनाती है, और उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड के साथ जब एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाती है तो वो जुड़कर कुल वर्किंग फ्लक्स को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में रनिंग कंडीशंस में भार लेती हुई मोटर एक्स्ट्रा फ्लक्स के साथ जब काम करती है तो वो सेम करंट पे शंट से भी ज्यादा टॉर्क बना देती है। तो ऐसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की टॉर्क बनाने की क्षमता अच्छी है, और अगर ऐसी मोटरों में भार विहीन नो लोड जैसी स्थितियां हो तो इनकी गति सीरीज मोटर की जैसे डेंजरसली हाई नहीं होती है, और ऐसी स्थितियों में जब कम भार पे कम धारा के साथ आर्मेचर काम कर रहा है, सीरीज फील्ड फ्लक्स नहीं बन रहा है, तो एक सीरीज मोटर की स्पीड तो डेंजरसली हाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो शंट फील्ड एक्साइटेशन है वो नो लोड स्पीड को एक निर्धारित स्थिति में ही रखता है। तो जब मोटर नो लोड पे हो तो डेंजरसली हाई स्पीड नहीं है, और इन स्थितियों में अगर मोटर के साथ हम एक बाहर से फ्लाई व्हील लगा लेते हैं तो वो अधिक नो लोड स्पीड पे स्वयं में गति के साथ ऊर्जा को भी संचित कर लेगा, और जब अचानक भारी लोड आएगा, जब हमारी शीयर कतरन की एप्लीकेशन हो या प्रेस या पंच जैसे एप्लीकेशंस हो तो मोटर भार के साथ जब सीरीज फील्ड का फ्लक्स बनाती है तो उसका टॉर्क बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और फ्लाई व्हील के द्वारा मुक्त हुई ऊर्जा भी गतियों को घटने से रोकती है। तो हमारी मोटर अत्यधिक भार के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है और नो लोड की स्पीड भी डेंजरसली हाई नहीं है। तो ऐसे अचानक भारी भार के लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड संचयी संयुक्त डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और वो लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट किसी भी रूप में प्रयोग की जा सकती है। ध्यान रहे, अगर लगातार भारी लोड के लिए हमें डीसी मोटर चाहिए तो उसके लिए सीरीज मोटर ज्यादा श्रेष्ठ होगी, जहां टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग अनुपात में है, और ऐसी मोटर 3 गुना धारा लेके 9 गुना भी बलागुण बना सकती है। तो हमें क्रेन, लिफ्ट, होइस्ट, ट्रैक्शन, रोलिंग मिल इन एप्लीकेशन में जहां लगातार भारी लोड की आवश्यकता होती है हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं शीयर, कतरन, प्रेस, पंच जैसी एप्लीकेशन जहां अचानक भारी भार आता है वहां हम फ्लाई व्हील के साथ डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की कंसेप्ट, स्पीड का मैथमेटिकल रिलेशन, स्पीड कंट्रोल की आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल और वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी, और डीसी मोटरों की एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रश्न भी आप कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।